तो बिफोर मूविंग ऑन टू द डिमांड कर्व्स, एक एक नोट है। लेट्स टेक अ नोट के यहाँ पे जो हमने पीछे बात की थी सप्लाई और डिमांड कर्व्स की, ये जो कर्व बनता है ये इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं बन रहा होता, यानी एक सेलर और एक बायर के दरमियान नहीं बन बन रहा होता, बल्कि ये मार्केट्स का कर्व होता है। फॉर एग्जांपल, अभी तक तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन यही कर्व्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो लेट्स से कि हम ऑयल की प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा हमने सिंपली कह दिया कि ये जो ब्लू वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ये डिमांड कर्व है। इतने पैसे पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी, इतने पैसे पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब जो है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $2 पर बैरल है, क्योंकि उनके पास तेल एक तो ज़मीन के सरफेस से करीब है, दूसरा उनकी जो सरफेस है उस पर रेत होती है, तो उनके लिए डिग करना आसान होता है। थोड़ा सा इससे मुश्किल साउथ अमेरिका वगैरह में है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 और 12 और 15 तक होती है। उससे मुश्किल अमेरिका में है, जहाँ पे 20-25 तक होती है। उससे मुश्किल रशिया में है, जहाँ पे 30-35 तक होती है। उस सबसे मुश्किल यानी ज़मीन से निकालते हुए सबसे मुश्किल अलास्का वगैरह में होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ अलास्का में और रशिया के जिन एरियाज में होती है 45 तक। और सबसे ज़्यादा महंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ऑफशोर ड्रिलिंग में, जहाँ पे कई कई मील अ, आपको सारी रिग पहले समंदर में लेके जाने पड़ती है डिगिंग शुरू होने से पहले। फिर वहाँ पे अंडर वाटर ड्रिगिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे 50 से भी ऊपर चली जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो द पॉइंट इज के देर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो कि फॉर एग्जांपल इस प्राइस में, ये प्राइस 9 तक जा रही है, लेट्स से कि ये ऑयल की बात हो रही है। तो या अगर ये प्राइस का चार्ट इतना हो तो यहाँ पे सऊदी अरब के अलावा कोई एंटर ही नहीं हो सकता। लेकिन सऊदी अरब हैज़ अ लिमिट। वो अगर $9 पे अपना ऑयल सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो उसका ऑयल ड्रेन हो जाएगा सारे का सारा थोड़े अरसे में। तो उसके पास ऑयल है भी कम, तो चूंकि डिमांड ज़्यादा है, तो सऊदी अरब भी कहेगा कि इतने लोग मांग रहे हैं, तो लेट्स पुश इट टू मे बी $20। लेकिन जो ये प्राइस इन दो फैक्टर्स की वजह से, यानी सऊदी अरब ये देख रहा है कि बायर ज़्यादा हैं और डिमांड इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है, इससे प्राइस ऊपर पुश हुई। तो उससे क्या हुआ कि साउथ अमेरिकन वेनेजुएला वगैरह अंदर आ गए, उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में ज़्यादा माल आ गया और दो प्रोड्यूसर्स आ गए। इसी तरह जिस तरह सऊदी अरब से पुश होके वेनेजुएला आया, तो मार्केट पुश होती ही रहेगी, और होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सारे के सारे सप्लायर्स अंदर आ जाएंगे और उनके लिए फिजिबल हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जिस जिस तरह प्राइस है, तो दुनिया का कोई भी जो सप्लायर है उसकी कॉस्ट इसमें कवर हो रही है और उसको फ़ायदा भी हो रहा है। और दुनिया में डिमांड के साथ एक सप्लाई का बैलेंस आ गया है। ये तो खाली बात हुई कि मल्टीपल प्लेयर्स और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसी के अंदर अब दूसरे ख़रीदने वालों की बात करें, तो उनकी यूटिलिटी भी मुख्तलिफ होती है। जैसे आप एक लेट्स से कि एयरलाइन चलाते हैं, जेट फ्यूल आप बनाते हैं उस ऑयल से, जो आप सऊदी अरब या वेनेजुएला या अमेरिका या रशिया या किसी और से लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर $70 पर बैरल ले रहे हैं, तो आप उससे जो फ़ायदा कमा रहे हैं वो $150 पर बैरल तक है। दूसरी तरफ एक और बंदा है जो टार बना रहा है, या इस तरह के लो वैल्यू आइटम बना रहा है। तो वो उस आप 70 का ख़रीद के हार्डली 90 की चीज़ बेच रहा है, तो उसके पास मार्जिन कम है। तो इसी तरह जो सप्लाई, जिस तरह कर्व हमारा बैलेंस हुआ था बिटवीन मल्टीपल प्लेयर्स, इसी तरह डिमांड कर्व भी मल्टीपल प्लेयर्स के दरमियान बैलेंस होता है, जो जो इससे यूटिलिटी ले रहे होते हैं। और द पॉइंट इज अल्टीमेटली कि आपको ये जो कर्व्स नज़र आते हैं, ये किसी इंडिविजुअल बायर या सेलर के दरमियान के कर्व नहीं होते, बल्कि ये पूरी मार्केट के कर्व होते हैं, जिसमें बायर्स की की यूटिलिटी मुख्तलिफ होती है और सेलर्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुख्तलिफ होती है। और जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही होती है, ये मार्केट की एवरेज होती है। लेट्स मूव ऑन जी। सबसे पहले डिमांड कर्व्स को देखते हैं। इसमें दो टर्म्स हमने समझनी है कि एक डिमांड कर्व में विलिंगनेस टू पे क्या होती है और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है।
मैं आई विल नॉट मेक एनी एनोटेशंस इन इट, जस्ट मैं आपको कलर के शेड से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देखें तो प्राइस P1 जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, उस पे लोग सिर्फ 1 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करने को तैयार है। लेकिन अगर प्राइस P2 हो जाए यानी थोड़ी सी कम हो जाए, तो वो 2 यूनिट कम कंज्यूम करने को तैयार है। इसी तरह P9 P8 तक आ जाए तो लोग 8 यूनिट कंज्यूम करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि देयर विलिंगनेस टू पे फॉर 8 यूनिट्स इज P8, फॉर 7 P7। इसको मैं इंटेंशनली लीनियर यहाँ पे रखा हुआ है इस डायग्राम को, ताकि बात इजीली समझ आए। वो बीच में वो जो दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, मार्जिनल यूटिलिटी वाले या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाले, उसको फिलहाल हम साइड पे रख के स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें नाउ दैट यू यू नो व्हाट दीज लाइंस मीन, तो ये जो आपका आपकी ब्लू लाइन लगी हुई है, डी जो लिखा हुआ है, ये आपका डिमांड कर्व है। यानी ये बता रहा है कि किस कीमत पे लोग कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार हैं। अब वापस टेक्स्ट की तरफ आए तो लिखा हुआ है डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट विलिंगनेस टू पे फॉर वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। यानी 5 पे P5, 4 4 पर मंथ फॉर P4 एंड सो ऑन। इससे हम कंज्यूमर सरप्लस डिराइव कर सकते हैं। कैसे? लेट्स हैव लुक। द एरिया अंडर द मार्केट डिमांड कर्व, यानी जो डी है, इज द सोसाइटीज विलिंगनेस टू पे फॉर द गुड। जो हम एक्स गुड है जो हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये आपको बता रहा है कि सोसाइटी की विलिंगनेस टू पे क्या है। मुख्तलिफ लाइंस कलेक्टिवली बता रही हैं। अगर आपको फर्ज करें P x पे प्राइस सेटल होती है, सॉरी P* पे, और P* जब प्राइस होगी तो X* जो है वो पर मंथ हम कंज्यूम करेंगे। इट कैन बी एनी एनी क्वांटिटी, प्राइस की भी और डिमांड की भी। तो इन ये जो एरिया है, जो P* को X* को जो दो लाइनें मिला रही हैं, ये डार्क रिलेटिवली जो डार्क ब्लू एरिया है, ये एग्रीगेट कॉस्ट है जो कि लोगों को पड़ रही है। जो जो पूरे का पूरा था, यानी ब्लू, लाइट ब्लू प्लस डार्क ब्लू, वो ग्रॉस बेनिफिट था। यानी द एरिया अंडर द मार्केट डिमांड कर्व सारे का सारा, ये विलिंगनेस टू पे थी लोगों की। सिर्फ नीचे वाला कॉस्ट है। तो इसका मतलब है कि जो नेट बेनिफिट है वो ग्रॉस बेनिफिट, यानी लाइट ब्लू प्लस ब्लू माइनस कॉस्ट है। यानी दो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू को जमा करें, माइनस उसमें से डार्क ब्लू निकाल दें, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो नेट बेनिफिट है। और इसी को ही हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। यानी जो P* की एक लाइन लगी हुई है, ये और जो कंज्यूमर सरप्लस का डिमांड, सॉरी जो डिमांड कर्व है, इनके दरमियान जो ट्रायंगल सा बन रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर सरप्लस या नेट बेनिफिट्स। अगेन वो बात मैं एम्फोसाइज करूंगा कि ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। तो कंज्यूमर सरप्लस इंपॉर्टेंट क्यों है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में? क्योंकि जो जो कंज्यूमर सरप्लस चेंज होता है, तो आपकी विलिंगनेस टू पे भी उससे चेंज होती है। तो अगर कोई पॉलिसी, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर 1 और 2 में, कि जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, इट्स अ चेंज, इट्स अ पॉलिसी चेंज। तो उस पॉलिसी चेंज में कंज्यूमर सरप्लस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को मेजर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डार्क ब्लू एरिया तो वो कॉस्ट्स हैं, अ, लेकिन जो लाइट ब्लू एरिया है वो सरप्लस है। और आप इस वक्त इतनी पॉलिसी चेंज ला सकते हैं, इस वक्त सोसाइटी में इतनी विलिंगनेस मौजूद है कि वो आप कोई कोई इंटरवेंशन लाएंगे तो वो उसको उस दे हैव दिस मच विलिंगनेस टू पे फॉर अ सर्टेन इंटरवेंशन।
अगर ये P5 पे लगी हुई है लाइन, तो उतनी कंज्यूमर सरप्लस है। P6 पे लगी हुई है तो थोड़ी कम कंज्यूमर सरप्लस है। P7 पे लगी हुई है तो एंड एंड सो ऑन। यानी कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली चेंज होता है विद द डिमांड कर्व। अगर ये सारे का सारा कंज्यूमर सरप्लस आपको अवेलेबल है तो इसका मतलब है आप सारी इंटरवेंशन बहुत सारी इंटरवेंशंस कर सकते हैं। एक और एंगल से इसको देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जब चेंज होती है तो क्या चल रहा होता है। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसको, ये दो का कॉम्बिनेशन है तो मैं उसी तरह बोलूंगा। इफ द प्राइस इंक्रीजेज, लेस ऑफ अ गुड इज डिमांडेड। यानी आप कीमत बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। यानी केले 500 रुपये दर्जन हो गया तो लोग कम खाएंगे। इफ द प्राइस डिक्रीजेज, मोर ऑफ अ गुड इज डिमांडेड। यानी केले 50 रुपये दर्जन हो गए तो लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और कंज्यूमर सरप्लस चेंज हो जाएगा। यानी आप P स्टार से P1 पे आ गए तो कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहेगा। P1 से P स्टार पे गए तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब अगर आपको ये पता है दोनों चीज़ें, यानी चेंज इन प्राइस भी पता है और वो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही होगी वो भी पता है, और डिमांड कर्व स्ट्रेट भी है, तो ये जो इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, इट इज़ यूज टू सॉल्व फॉर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। यानी कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू बेनिफिट माइनस P स्टार X स्टार। यानी जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, P स्टार X स्टार को माइनस करना है ऊ- ऊपर वाले सरप्लस प्लस नीचे वाले बॉक्स से, तो आपको ऊपर आपको कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो है ये लाइट ग्रे वाला एरिया है। इसी तरह आप इसको उल्टा पढ़ लें, यानी पहले हमारी फर्स्ट लाइन में दो चीज़ें थी, इंक्रीजेस भी था और डिक्रीजेस भी था। तो अगर ये इंक्रीज हुआ P1 से P स्टार की तरफ गया तो कंज्यूमर सरप्लस मिल गया, और अगर ये डिक्रीज हुआ यानी P स्टार से P1 की तरफ आया तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। तो जब पिछली साइड पर हमने बात की कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है तो आपको इंटरवेंशंस आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं, लोगों की विलिंगनेस टू पे होती है। कंज्यूमर सरप्लस कम होता है तो इंटरवेंशंस एक्सेप्टेबल कम होती हैं, विलिंगनेस टू पे कम होती है। अब इससे अगली लाइन में लिखा हुआ है, इफ द चेंज इन क्वांटिटी इज नॉट नोन। यानी नहीं पता कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी कितनी ज़्यादा डिमांड या कितनी कम डिमांड की जाएगी। तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस्तेमाल करते हैं, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, टू अप्रोक्सीमेट के कितनी डिमांड चेंज चेंज होगी, कम या ज़्यादा होगी। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये इकोनॉमिक्स का एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली आप ये देखते हैं कि जब आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी चेंज होती है। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी जिनकी प्राइस अगर आप बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी यानी कम हो जाएगी। कुछ की ऐसी होगी कि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड कम चेंज होगी। यानी फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनकी इलास्टिसिटी, उनकी प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों ने अपनी जान बचानी है, कीमत बढ़ भी गई तो वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे हमने बनानाज वगैरह की बात की, या कोई कोई उसको कह रहे हैं लग्जरी गुड कह लें, वोकेशन पे जाने के चार्जेस कह लें, वो अगर आप बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो लोग उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देंगे, वो कम बिकेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहाँ पे आपको नहीं पता होता वहाँ पे आप इलास्टिसिटी से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। सेकंड लास्ट लाइन, फोर्थ सेकंड लास्ट लाइन कह रही है, इफ द प्राइस चेंज इज ड्यू टू अ टैक्स। यानी ये जो प्राइस चेंज आई है ये किसी मार्केट डायनामिक की वजह से नहीं आई, बल्कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है। तो ये जो लाइटली शेडेड एरिया है आपकी तस्वीर में, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र है। यानी आपसे पैसे लेके हुकूमत के पास चले गए। तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये चेंज नहीं है, इट्स नॉट नेट चेंज। क्योंकि
थियोरेटिकली स्पीकिंग पैसे आपने हुकूमत को दिए, हुकूमत अब आपके लिए सड़क बना देगी, तो ओवरऑल आपकी यूटिलिटी वही रही। आप क्योंकि आपके पास विलिंगनेस टू पे थी, आपने पे किया, हुकूमत ने उसी के बदले आपको एक चीज़ दे दी। लेकिन ये जो डार्क ब्लू एरिया है, ये ये ट्रांसफ़र नहीं है, इट्स नॉट नेट ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं है कि ये आपने हुकूमत को दिया और हुकूमत ने उससे कोई काम कर लिया। ये वो पोर्शन है जो आपकी, जो प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी विलिंगनेस टू पे वाला पार्ट था। तो इसका हुकूमत आपको कुछ नहीं दे सकती। तो इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। यानी जब भी आप टैक्स लगाते हैं तो अ सर्टेन पार्ट ऑफ ओवरऑल विलिंगनेस टू पे इज लॉस्ट, उसको डेड वेट लॉस कहा जाता है। अब इमेजिन करें कि ये जो डिमांड कर्व है, इसकी स्टीपनेस कम हो जाए, एंड इट गोज टूवर्ड इट गोज ऑन टू बिकम समवॉट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये कम स्टीप हो जाए, तो ये जो डार्क ब्लू वाला एरिया है ये बढ़ता जाएगा। तो आपने कभी कभी सुना होगा, हमारे जो वजीर होते हैं लेकिन फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के, वो एक टर्म यूज़ करते हैं, वो कहते हैं टैक्स लीकेज बहुत है इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन में, टैक्स लीकेज बहुत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और टैक्स कहीं कोई चोरी कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीप नहीं है, और हम आपसे जितना टैक्स ले रहे हैं उसके अगेंस्ट सोसाइटी की जो विलिंगनेस टू पे लूज बहुत हो रही है, उसमें बहुत सारा पार्ट डेड वेट लॉस बनता जा रहा है। तो ऐसी जगह पे टैक्सेशन फिर नहीं की जाती। टैक्सेशन उस जगह की जाती है जहाँ पे डिमांड कर्व्स स्टीप होते हैं। जहाँ पे डिमांड कर्व स्टीप नहीं होते वहाँ पे टैक्सेशन करना एक ओवरऑल लॉस बढ़ाता है। टैक्सेशन हमेशा लॉस बढ़ाती है, लेकिन कभी कम बढ़ाती है कभी ज़्यादा। जहाँ ये प्राइस कर्व स्टीप होता है, डिमांड कर्व स्टीप होता है, वहाँ पे लॉस कम होता है, यानी लीकेज कम होती है। और जहाँ पे डिमांड कर्व स्टीप नहीं होता है, वहाँ पे लीकेज ज़्यादा होती है। तो ऐसी टैक्सेशन जहाँ जिसमें लीकेज ज़्यादा हो, इट्स नॉट अ गुड टैक्सेशन, इसको नहीं करना चाहिए। इसमें अगर हम एग्जांपल लें, ऐसी गुड्स की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल, उस पे टैक्सेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये डार्क वाला एरिया ज़्यादा होगा। वो जो कंज्यूमर सरप्लस को हम ज़ाया कर रहे होंगे वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो हाई डिमांड की चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, उस पे हम टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो द प्राइस इज वेरी सेंसिटिव टू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, यंग बच्चे यंग बच्चे सिगरेट अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पियेंगे। लेकिन अगर आप उसको एकदम 1000 रुपए का कर देंगे तो उनकी पॉकेट मनी 200 रुपए थी, वो बहुत कम पीना शुरू कर देंगे। तो इससे आप एक सोसाइटल बेनिफिट भी अचीव कर रहे हैं, टैक्सेशन भी आ रही है, और वो जो उनकी विलिंगनेस टू पे आप लूज कर रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आई मेड दिस पॉइंट के फॉर स्टीप demand curves there's less leakage. For demand curves that are not steep there's more leakage, uh, या डेड वेट लॉस ज़्यादा होता है। अब लीकेज भी एक्चुअली क्या होता है, इट्स द रेशियो ऑफ डेड वेट लॉस टू टैक्स कलेक्टेड, यानी ये डार्क ब्लू का लाइट ब्लू से रेशो, ये रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, यानी लीकेज कम होगी। लेट्स मूव ऑन टू सप्लाई कर्व्स।